कहानी छतरपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसी गांव में संजय नाम का एक किसान रहता था, जो स्वभाव से बहुत मेहनती, खुशमिजाज और मददगार था। संजय के परिवार में संजय के साथ उसकी धर्म पत्नी सरला रहती थी, जो संजय की हर काम में मदद करती थी। संजय के पास गांव में 2 बीघा जमीन थी, जहां पर वो खेती करके अपने घर का खर्च चलाता और बचे हुए पैसों से लोगों की मदद भी करता था। वहीं दूसरी तरफ संजय के बगल में उसका आलसी पड़ोसी रंजन रहता था, जिसे संजय पड़ोसी से बढ़कर अपना मित्र मानता था। परंतु रंजन का स्वभाव संजय से बिल्कुल विपरीत था। उसमें कूट कूट के आलसपन भरा था और उसे गांव में घूम घूम कर लोगों के साथ गपशप करना पसंद था। जहां संजय के पास गांव में 2 बीघा जमीन थी, वहीं दूसरी तरफ रंजन के पास बस एक छोटी सी जमीन थी, जिस कारण वो संजय से और जलता था। संजय उसकी हर काम में मदद करता था, परंतु वो बस उसके मित्रता का फायदा उठाता और उससे अपने काम करवा लिया करता था। रंजन की धर्म पत्नी का नाम कमला था, जो बहुत लालची स्वभाव की थी। एक दिन इसी तरह संजय सुबह सुबह अपने खेत पर काम करने पहुंच जाता है और वो खेत पर आते ही खेत का काम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रंजन अपने घर में पलंग पर चादर तान कर सोया हुआ था। संजय बिना रुके अपने खेत की जोताई करता रहता है। देखते देखते कुछ समय में दोपहर हो जाती है। दोपहर होते ही सरला ठीक समय पर संजय का खाना लेकर आती है और उसे आवाज लगाकर खाना खाने बुलाती है। सुनते हो जी, आ जाइए खाना खाने। सरला की आवाज सुनकर संजय को समझ आता है कि दोपहर हो चुकी है। अरे क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही जल्दी दोपहर हो गई। चलो अब सरला आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। फिर क्या था, संजय सरला के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। इधर संजय तपती धूप में खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था, वहीं रंजय अभी तक सोया हुआ था। उसे सोते हुए देख कमला उसे उठाने आती है। अब उठ भी जाओ, कितना सोओगे? जरा बाहर जाकर भी देख लो, सूरज सर पर आ गया है। कमला के इतने जोर से चिल्लाने के कारण रंजन उठकर बैठ जाता है। क्या हो गया भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? सोया था, मर थोड़ी गया था। और कितना सोओगे? कभी तो जल्दी उठकर खेतों पर जाकर काम भी कर लिया करो। वो खेत अपने आप फसल नहीं दे देंगे तुम्हें। अरे आज बहुत तीखी धूप है, आज तो मैं नहीं जा रहा हूँ खेत पर काम करने। बस तुम ऐसे ही बहाने मारते रहो और बाद में जाकर संजय भाई के सामने पैसे मांगना। अरे तुम उसकी फिक्र छोड़ दो। संजय एक नंबर का मूर्ख आदमी है, किसी की भी बिना सोचे समझे मदद कर देता है। और तो और वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मेरी तो ऐसे भी बहुत मदद कर देगा। और आज के जमाने में मेहनत से कुछ नहीं मिलता है, दिमाग लगाओ तो ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह कमला के ताने सुनकर रंजन फिर से सो जाता है। देखते देखते शाम हो जाती है। तभी गांव के मुखिया का बेटा राजू दौड़ता हुआ संजय के घर पर आता है और संजय से बोलता है, काका, दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, वो आपको बुला रही है, जल्दी चलिए। दादी की खबर सुनकर संजय फौरन राजू के साथ दादी की तबीयत देखने भागता है। दादी का नाम सीमा देवी है। पूरे गांव में दादी का वैसे तो कोई अपना नहीं था, पर संजय दादी का पूरा खर्च उठाता और देखभाल करता। क्या हुआ दादी, अचानक क्या हो गया आपको? राजू जा फटाफट से डॉक्टर काका को लेके आ जा। संजय के कहते ही राजू डॉक्टर को लेने चला जाता है। बोलो दादी, राजू बोल रहा था कि आप मुझे बुला रहे थे, कुछ काम है तो बोलो। कुछ नहीं संजय बेटा, पता नहीं अचानक मुझे बेचैनी लगने लगी तो मुझे लगा मेरा अंतिम समय आ गया है, तो सोचा तुम्हें एक बार देख लूं तो मैं चैन से जा सकती हूँ। नहीं दादी, ऐसा मत बोलो, अभी तो आपको और जीना है। इसलिए दादी मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, मेरे साथ चलकर रहिए ताकि सरला आपकी हमेशा देखभाल कर सके। नहीं बेटा, तुम तो जानते हो मेरी पूरी जिंदगी इस घर में गुजरी है और अब अपने अंतिम समय में मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जिंदगी की आखिर सांस इसी घर में निकले। दादी की ऐसी बातें सुनकर संजय बहुत भावुक हो जाता है। तभी पीछे से डॉक्टर आ जाता है और दादी की तबीयत देखने लगता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, दादी को क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ संजय, सब ठीक है, बस अब उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है तो बस इसीलिए ऐसा होता रहता है। पर अब इनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा, हो सके तो इनके साथ हमेशा किसी न किसी को रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब से मैं इनका ज्यादा ध्यान रखूंगा। बाकी सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना?
हाँ संजय, बाकी इनकी तबीयत ठीक है और मैंने कुछ दवाई लिख दी है। समय समय पर इनको देते रहना और अब से थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। डॉक्टर दादी की तबीयत देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। सुना ना दादी, डॉक्टर साहब ने बोला कि अब से आपकी ज्यादा देखभाल करनी होगी और वो सिर्फ आपके पास रहकर ही हो सकेगा। हाँ बेटा, पर मुझे अब ठीक लग रहा है। तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं दादी, अब से मैं और सरला हमेशा आपके पास रहेंगे। अगर आप हमारे साथ हमारे यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तो आपके पास रह सकते हैं ना। मैं कल ही मेरा और सरला का सामान लेकर यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। राजू बेटा, हो सके तो तुम दादी के पास थोड़ी देर रुको। मैं अभी जाकर सरला को यहाँ भेज देता हूँ ताकि आज रात वो दादी के साथ रुक सके। फिर क्या था, संजय राजू को दादी के पास रहने को कहकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। संजय फटाफट से अपने घर पहुँच जाता है और उसे देखकर सरला पूछती है, क्या हुआ जी, अब कैसी है दादी की तबीयत? सरला दादी की तबीयत फिलहाल तो ठीक है, पर डॉक्टर साहब ने बोला कि अब हमें उनकी थोड़ी ज्यादा देखभाल करनी होगी। इसलिए अब से हम ये घर छोड़कर दादी के घर पर रहेंगे ताकि हम उनके पास हमेशा रह सके। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हम में से कोई ना कोई हमेशा उनके आसपास रहेगा तो हम उनका ज्यादा ध्यान रख सकेंगे। सरला, तुम्हें आज रात दादी के पास रुकना होगा। मैं कल अपने साथ हमारे काम लायक सामान लेकर वहाँ आ जाऊंगा। संजय से बात करने के बाद सरला दादी के घर के लिए निकल जाती है। अगली सुबह संजय भी अपना और सरला का सामान बांधकर दादी के घर के लिए निकलता है, पर जाते वक्त उसे घर के बाहर कमला देखकर रोक लेती है। क्या हुआ संजय भाई, कहाँ जा रहे हो सामान बांधकर? कहीं नहीं भाभी, बस दादी की तबीयत खराब है तो डॉक्टर ने सलाह दी है कि अब उनके पास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए देखभाल के लिए। तो अब से मैं और सरला दादी के साथ रहने वाले हैं। पर भाई, आप लोग अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? दादी को अपने पास ले आइए। नहीं ना भाभी, मैंने दादी से कहा था, पर दादी अपना घर छोड़ना नहीं चाहती, तो मैंने सोचा कि वो यहाँ नहीं आ सकती तो हम तो उनके पास जा सकते हैं ना। और हाँ भाभी, जब तक हम दादी के यहाँ है तो जरा तब तक हमारे घर का ध्यान रखना। अरे ये भी कोई कहने की बात है भाई साहब, आप निश्चिंत होकर जाइए। संजय कमला को सारी बात बताकर दादी के घर के लिए निकल जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। संजय और सरला दादी के साथ अपना अच्छा समय बिता रहे थे। तभी अचानक एक दिन दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उस समय पर संजय खेत पर गया होता है तो दादी सरला को आवाज देकर बुलाती है। सरला बेटी, ओ सरला बेटी, जरा यहाँ आना, एक बहुत जरूरी बात करनी है। दादी की आवाज सुनकर सरला दौड़ते दौड़ते आती है। हाँ दादी बोलिए, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे लग रहा है अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम जरा जल्दी से संजय को बुला दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। हाँ दादी, मैं अभी उन्हें बुलवा देती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। सरला तुरंत घर के बाहर की तरफ चली जाती है ताकि वो संजय को बुला सके। पर जैसे ही सरला घर के बाहर आई तो उसने देखा वहाँ से राजू गुजर रहा होता है, तो वो फौरन आवाज लगाकर बोलती है, राजू बेटा, जरा जल्दी से जाकर संजय काका को बुला लाओ और उनसे बोलना दादी ने बुलाया है। सरला की बात सुनकर राजू तुरंत वहाँ से संजय को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर में राजू संजय के खेत के पास पहुँच जाता है। काका जल्दी चलिए, दादी ने आपको बुलाया है। क्या हुआ राजू बेटा, कुछ हुआ है क्या? ये तो पता नहीं काका, पर मैं जब दादी के घर के बाहर से गुजर रहा था तभी सरला काकी ने मुझे आवाज देकर कहा, संजय काका को बुला लाओ और बोलना दादी ने बुलाया है। अच्छा ठीक है, तो राजू बेटा तुम भी मेरे साथ चलो, क्या पता डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ा तो तुम वहीं से चले जाना। संजय अपना सब काम छोड़कर राजू को अपने साथ लेकर दादी के घर की ओर चल देता है। कुछ देर में संजय दादी के घर पहुंचकर दादी से बोलता है, क्या हुआ दादी, आपने मुझे बुलाया, बोलिए मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मुझे तुझे कुछ बताना था जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। नहीं दादी, ऐसा मत बोलिए, अभी तो आपको और जीना है। दादी की ऐसी बातें सुनकर संजय फौरन राजू को डॉक्टर साहब को जाकर लेकर आने बोलता है। राजू बेटा जल्दी से जाओ और डॉक्टर काका को लेकर आओ। नहीं बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें मेरे पुश्तैनी खजाने के बारे में बताना है। दादी आप पहले ठीक हो जाओ, बाद में इस खजाने के बारे में बता देना। राजू बेटा जल्दी से डॉक्टर काका को लेकर आओ। राजू वहाँ से फौरन डॉक्टर काका को बुलाने के लिए निकल जाता है।
संजय बेटा, अब डॉक्टर को बुलाकर कोई फायदा नहीं है। तुम बस मेरी ये बात अच्छे से सुन लो। मेरे घर के बाहर जो पेड़ है, अगर तुम वहाँ खुदाई करोगे तो तुम्हें वहाँ एक जादुई संदूक मिलेगा। इस जादुई संदूक की खासियत है कि तुम इसमें जो भी चीज डालोगे वो कई गुना हो जाएगी, पर इसका इस्तेमाल जितना हो सके सुबह के समय पर करना, तुम्हें इसके जादू का असली असर दिखाई देगा। पर बेटा एक बात याद रखना कि इस संदूक का कभी भी गलत इस्तेमाल ना तो करना और ना ही होने देना। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो समझो इस्तेमाल करने वाला बर्बाद हो जाएगा। इस जादुई संदूक की एक खास बात ये भी है कि ये इसका इस्तेमाल करने वाले का इरादा भांप लेती है कि इसका इस्तेमाल सही काम के लिए हो रहा है या गलत। हाँ दादी, मैं समझ गया, परंतु मुझे नहीं जरूरत है जादुई संदूक की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उस संदूक के लालच में फंस जाऊं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पूरे गांव में बस एक तुम ही ऐसे हो जो कभी अपनी नहीं सोचते हो। तो मेरे हिसाब से तो ये संदूक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास होना चाहिए। पर दादी, कहीं मैं इस जादुई संदूक के लालच में आकर कुछ गलत कर बैठा तो तुम इस संदूक को अभी मत निकालो। तुम्हें जब सही लगे कि उसकी जरूरत है तो तुम उस वक्त इसे निकाल कर इसका इस्तेमाल भलाई के लिए कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसे फिर से लाकर वहीं जमीन में गाड़ देना। ठीक है दादी, जब मुझे लगेगा कि इसकी जरूरत है तो मैं इसको जमीन से निकाल लूंगा। संजय से बात करते करते अचानक दादी की आंखें बंद हो जाती है। दादी, क्या हुआ दादी? आंखें खोलो दादी, कुछ तो बोलो दादी। जिसे डॉक्टर आ जाता है और दादी की नब्ज जांचने लगता है। संजय भाई, दादी अब नहीं रही। डॉक्टर की ये बात सुनकर संजय और सरला रोने लगते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान के पास एक बूढ़ा हाथी था। किसान ने बचपन से उसे पाला था और दोनों में गहरी दोस्ती थी। हाथी बहुत दयालु और समझदार था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सभी की मदद करता था। कभी किसी का सामान उठाता तो कभी बच्चों को खिलाता, लेकिन कुछ लालची लोग उसे खरीदकर जंगल में काम करवाना चाहते थे। एक दिन एक व्यापारी किसान के पास आया और हाथी को खरीदने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान ने इनकार कर दिया। व्यापारी ने चोरी से हाथी को ले जाने की योजना बनाई। रात को उसके आदमी हाथी को ले जाने लगे, लेकिन हाथी ने जोर से चिंगार लगाई। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़ पड़े और चोरों को पकड़ लिया। गांव वालों ने किसान की ईमानदारी और हाथी की वफादारी की सराहना की। सभी ने मिलकर किसान की मदद करने का वादा किया। हाथी फिर से खुशी खुशी गांव में रहने लगा और हमेशा की तरह सबका साथी बना रहा। शिक्षा, सच्ची दोस्ती और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है।